बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई जस्ट होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे एंड आप लोगों को थंबनेल से ऑब्वियसली पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द नॉवल दैट इज़ द हैडा गैबलर विच इज़ रिटन बाय हेनरी गिब्सन। तो गाइज़ हैडा गैबलर की समरी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करके उस समरी के लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को सुनने से पहले अगर समरी को मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी डिटेल में जो है अपलोड किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो हैडा गैबलर को साइकोलॉजिकल प्ले के तौर पे एनालाइज करने से पहले हम लोग साइको एनालिसिस की टर्म को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। सो साइको एनालिसिस जो है ना एक सेट ऑफ थ्योरीज है जिससे कि 1890s में सिगमंड फ्राइड ने इस्टेब्लिश किया था। और यू नो वेरी वेल दैट कि सिगमंड फ्राइड इज़ द लीडर, फाउंडर एज वेल एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, और फ्राइड जो था, इनका कहना था, इनका मानना था, इनका बिलीव था कि जो पीपल हैं, लोग हैं, उनको मतलब ठीक किया जा सकता है, उन्हें क्योर किया जा सकता है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। उनकी जो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है ना, उससे कॉन्शियस में लेके आना, कॉन्शियस थॉट में ट्रांसफॉर्म करना, एज वेल एज उनकी मोटिवेशन को दोबारा से इन्हांस करना। ठीक है, तो ये थी साइको एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि बेसिक पर्पस क्या है साइको एनालिसिस थेरेपी का। ये हमारे देखते हैं कि कोई इंसान है जो कि साइकोलॉजिकली जो है इल है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल सफ़र कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, यानी कि उससे उस स्टेट से कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। हम लोग इस तरह से उसे रिलीज़ कर सकते हैं कि जो उसके रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, कहीं अंदर दबे हुए हैं इमोशंस, और उनको कैथारसिस उनका नहीं किया गया, उससे निकालना, उनको उससे दोबारा से एक्सपीरियंस वो सारी चीज़ें करवाना और उसके रिप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना, ये एम था, बेसिक एम था साइको एनालिसिस थेरेपी का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हो सकता है मेक द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड इनटू कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। अब हम देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने एक बेसिक कोट है जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी, वो है साइको एनालिसिस इज़ इन एसेंस अ क्योर थ्रू लव। मोहब्बत के ज़रिए हम लोग किसी भी इंसान को ट्रीटमेंट दे सकते हैं और वो तभी साइको एनालिसिस को फील कर सकता है, उसका एसेंस टेस्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हैडा गैबलर के पीछे उसकी साइकोलॉजिकल रीजंस क्या थी कि वो साइकोलॉजिकल सिकनेस का शिकार हो गई, एज वेल एज वो अपनी न्यूरोसिस में सफ़र कर रही है। तो वो क्या थी, उसकी जो प्रिंसिपल मोटिवेटिंग फोर्सेस थी ना, ये इसकी बेसिक रीजंस थी जो कि उससे साइकोलॉजिकली इल बना रही थी। और वो कौन सी थी, हम लोग देखेंगे थ्रू आउट द प्ले हमें दिखता है कि जो हैडा गैबलर है वो एक साइकोलॉजिकल इल है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक कल्टिवेटिंग फैसिनेटेड वुमन है जो कि अपने ही ट्रैजिक फेट से लड़ती है और अपनी ट्रैजिक फेट की वजह से ही सुसाइड कमिट करती है। अब वो टू प्रिंसिपल मोटिवेटिंग फोर्सेस क्या हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि हैडा के बिहेवियर में उसके पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। वो है सबसे पहला जो उसका मोटिवेटिंग फैक्टर है, वो है उसका इन्वायरमेंट। यू नो वेरी वेल कि ये जो है एक जनरल गैबलर की बेटी थी, ठीक है, और यू नो वेरी वेल कि जनरल गैबलर की बेटी होना लाइक एक एरिस्टोक्रेट की लाइफ गुजारने के इक्वल होता है। ठीक है, तो वैसे ही अब वो जो इन्वायरमेंट उसे मिला था, उस इन्वायरमेंट से एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर को में आना एक उसके लिए स्टफ़ी होगा, उसके लिए हिरेटिक होगा, उसके लिए वो एक लाइक यू नो वेरी वेल कि वो एयरलेस फील करेगी, लाइक उसकी जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा फील करेगी जैसे उसका सांस बंद हो रहा होगा। तो वैसे ही वो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रही थी इन द मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर ऑफ द जॉर्ज टेस्मन।
तो अब वो कहती है, जब वो ट्रैप फील कर रही थी तो ऑब्वियसली वो कहती है, ये उसका बेसिक डायलॉग है, आप लोगों को ये स्क्रीन पे शो होगा, एंड दैट इज़ द आई वॉन्ट फॉर वंस इन माई लाइफ टू हैव द पावर टू मोल्ड ए ह्यूमन डेस्टिनी। यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे वो पावर ज़रूर मिले जो कि ह्यूमन की किस्मत को, उसकी फेट को, उसकी डेस्टिनी को चेंज कर दे, मोल्ड कर दे, और मुझे ऐसी पावर चाहिए। ठीक है, अब जो सेकंड उसका मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो कि उसकी साइकोलॉजिकली इलनेस का एक यू कैन से रिस्पॉन्सिबल है, वो है उसकी प्रेग्नेंट कंडीशन। यानी कि जो उसे ट्विस्टेड नेचर में तब्दील कर देती है, और वो उससे ना अनबियरेबली इस कंडीशन को, इस प्रेग्नेंट कंडीशन को अनबियरेबल कंसीडर करती है और ऑफेंसिव सा फील करती है। ठीक है, उसे गुस्सा आने लगता है, उसके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एंड शी डोंट वांट टू टेक एनी, शी डजंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, यानी कि उसकी रूहानी गरीबी है, जो कि उससे यानी कि वो मतलब फील करवा रही है कि वो अपने आप को तबाह कर दे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का इन्वायरमेंट हो चुका है, तो वो इस किस्म के फैक्टर्स को जो है वो मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकती। जो सेकंड रीज़न है, ठीक है, वो है हैडा, चाइल्ड ऑफ अ पेक्यूलियर पास्ट। आप लोग ये, मैंने आप लोगों को जो हेडिंग्स बोल रही हूँ ना बोल्ड मीनिंग में, ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी इन द स्क्रीन, वो है आप लोग उनके थ्रू जो है ना अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, एज़ वेल एज़ के मैं आप लोगों को मज़ीद कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इजी वे में समझा सकूँ, जो भी इसकी न्यूरोलॉजिकल स्टेट को लाइक यू नो जो चीज़ इसे इफ़ेक्ट करे इसकी न्यूरोलॉजिकल स्टेट को, वो जो है ना वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे वे में समझा सकूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि हैडा वो अपने पेक्यूलियर पास्ट से दो चार है। कैसे है? क्योंकि वो एक जनरल गैब्री की डॉटर है, एज आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, और वो उसकी जो नैरो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, मिलिट्री कास्ट की, वो उसके पीछे हैं। ठीक है, और वो इनहेरिट किया हुआ है उसने एथिकल होलोनेस ऑफ हर क्लास, ओन क्लास, यानी कि वो जो एरिस्टोक्रेसी है ना वो उसके माइंड से लड़ गया, उससे वो दो चार हो रही है, यानी कि एक वो समझ ही नहीं पा रही है खुद को कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी किसी पे गुस्सा कर रही है, या कभी किसी को इंसल्ट करती है, कभी किसी के ऊपर अपनी कंट्रोल चाहती है। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वो क्यों चाहती है? क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, लेकिन अब वो उसके पास वो सारी जो मतलब लाइक यू नो आसाइशें होती हैं एक इंसान के पास, लेकिन अब वो उसके पास नहीं रही, तो ऑब्वियसली वो ऑफेंसिव फील करेगी, बोर फील करेगी एज वेल। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वो इन सारी चीज़ों से फ्रीडम भी हासिल नहीं कर सकती। मैंने आप लोग को समरी में बताया था कि वो सोसाइटी में ना अपने स्कैंडल बनने से बहुत ज़्यादा डरती है, और ये उसका जो एग्जैजरेटेड काइंड ऑफ फेयर है ना स्कैंडल बनने का विद इन द सोसाइटी, वो ही उससे जो है ना इस्केप करने से ना अपनी इन सारी जो घुटन है उससे इस्केप चाहने में उसकी हेल्प नहीं कर रहा। और अब क्या है कि वो अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के काबिल भी नहीं रही। वो ना तो प्रेग्नेंट कंडीशन को किसी को बताना चाहती है, ना ही किसी को शो ऑफ करना चाहती है। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ जो कि मेन चीज़ है, जज ब्रैक, ठीक है, जो कि इसका एक फ्रेंड होता है, फैमिली फ्रेंड है ये बेसिकली इनका, और ये जो है ना इसे घर भी लेके देता है, जिसे कि द फोक विला कहते हैं, द हाउस ऑफ द डिज़ायर, जो कि हैडा की हाउस ऑफ डिज़ायर है। ठीक है, ये उसे घर भी बाय करने में हेल्प करता है। तो ये वो बंदा है ब्रैक, ये आप लोग समरी पढ़ोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब ये क्या होता है, उसे पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। वो कहता है कि वो जैसे उसके बारे में बात करता है ना, उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उससे पूछता है, तो वो फ़ौरन से बोलती है बी क्वाइट, नथिंग ऑफ दैट सोर्ट विल एवर हैपन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे उसने उसे चुप करवा दिया, और वो कहती है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना टेक ओवर नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आप लोग को हेडिंग बोलने वाली हूँ, दैट इज़ द मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, यानी कि ये दोनों चीज़ें भी
इसकी न्यूरोलॉजिकल स्टेट की ज़िम्मेदार है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये है ना हैडा गैबलर, इसकी जितनी भी इलिसिट काइंड ऑफ डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, ये सारे इसके वुमेनहुड होने के ऊपर जो है ना सवाल उठाते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे डिनाई करते हैं कि ये वुमेन है भी या नहीं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इससे शौक है पिस्टल्स यूज़ करने का और ये उसमें एक्सपर्ट है टू यूज़ दैम। ठीक है, और ऑल्सो दैट कि इवन दो ये प्रेगनेंसी जो कि एक वुमेन का यू कैन से पार्ट ऑफ अ लाइफ है, ये उससे भी रिजेक्ट कर रही है और ये चाहती है कि ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो इसके लिए जो कि इसकी ज़िंदगी में आ जाए और ये अपनी ज़िंदगी जो इंजॉयबली गुजार रही है वो सारी ख़त्म हो जाए और इसकी सारी जो भी ये मज़े उड़ा रही है ज़िंदगी के वो सब कुछ इसे छीन लिए जाएं और ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही निभाते जो है अपनी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें इसके वुमेनहुड होने पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसके माइंड को भी धोखा देती हैं क्योंकि इसकी बॉडी तो वुमेन है ना, ऑब्वियसली ये वुमेन है, तो ये इसकी बॉडी ने भी इसे धोखा दिया है जैसे कि इसकी फेट ने इसे धोखा दिया। इसी वजह से ये कहती है कि मोल्ड कर सके डेस्टिनी को, ऐसी इसे पावर चाहिए अपनी लाइफ में। और ये सोसाइटी के सोसाइटी में अपना स्कैंडल बनने से भी डरती है, इस किस्म के रिप्रेस्ड इमोशन से भी डरती है। ठीक है, और अपना जो है ये हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। और नेक्स्ट वन इज़ बर्निंग द चाइल्ड। हैडा की जो जेलसी है ना ये इसकी मेंटल सिकनेस का मेन रीज़न है जो कि इसकी मेंटल सिकनेस को लीड कर रही है। और हम लोग मतलब ये अक्सर पढ़ते आए हैं दैट जेलसी इज़ द जॉन्डिस ऑफ सोल, यानी कि जो हसद है ना वो इंसान को यानी कि उसकी रूह का यरकान है। ठीक है, वो उसे अंदर ही अंदर खाए चला जाता है और एक दिन होते कि वो मतलब मर जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक मेंटल कैंसर भी है। जेलसी इज़ द मेंटल कैंसर। ठीक है, जेलसी जो है ना एक इमोशन है। कैसे इमोशन है? क्योंकि ये जो है ना इंसान की ऐसी किस्म की थॉट्स और फीलिंग्स को रेफ़र करता है जो कि इनसिक्योरिटीज़ हो, हमें किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी फ़ील हो, यानी कि हम किसी चीज़ को लेके कंसर्न्ड हो, एनजाइटी फ़ील हो रही हो या डर लग रहा हो, किसी भी चीज़ का खो देना उसके ऊपर, किसी भी एंटिसिपेटरी लॉस पे हम लोग अपना जो कंसर्न दिखाते हैं, अपनी एनजाइटी दिखाते हैं, फेयर दिखाते हैं या इनसिक्योरिटी दिखाते हैं, इस किस्म की फीलिंग्स और थॉट्स जो है ना ये है जेलसी। और स्पेशली अगर एक इंसान तभी जेलस होता है जब वो एक पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, तभी वो जेलस फील करता है। एक इंसान तभी जेलस ज़्यादा फील करता है। तो सेम इज़ द केस विद दिस हैडा गैबलर। और इस प्ले में हम लोग देखते हैं कि हैडा जेलस होती है थिया लिपस्टेड और लवबर्ग की लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट से। क्यों जेलस होती है? क्योंकि ये समझती है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना ये मेटाफोरिकल चाइल्ड है इन दोनों के रिलेशनशिप का। सो दैट्स वाई वो उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देना चाहती है, उस मैन्युस्क्रिप्ट को ही जला देना चाहती है, उस मैन्युस्क्रिप्ट को ही ख़त्म कर देना चाहती है। नाउ यू गेट इट कि किस किस्म की ये जेलसी है। इट्स काइंड ऑफ अ सेक्सुअल जेलसी यू कैन से। अब वो एक स्पेसिफिक डायलॉग बोलती है दैट इज़ द नाउ आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, you with the curly hair, you're and Eilert Lovberg's child। you know यहाँ पे हमें उसकी कैसे वो जेलस फीलिंग्स फील हो रही हैं। हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो जेलस पीपल है ना जैसा कि हैडा गैबलर है ये फूलिश काइंड ऑफ अ थिंग्स करती है just because of romantic jealousy। अब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं ये आप लोगों ने देख लेनी है। मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में जो भी मैंने अभी तक बताया है ना वो शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसकी साइकी को लीड कर रही हैं वो क्या हैं, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी मेंटल इलनेस के जो पीछे रीज़न्स हैं ना वो क्या हैं। सबसे पहली बात कि वो स्कैंडल से डरती है और वो ज़्यादा फ़िक्र करती है, उससे ज़्यादा कंसर्न है अपनी रिस्पेक्ट का विद इन द सोसाइटी।
फर्स्ट वन इज़ दिस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ कि वो जितने भी लोग हैं इस प्ले में, उनके माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और यही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है हैडा की, बल्कि वो क्या करती है, पहले एक इंसान को इन्फ्लुएंस करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एंड देन अल्टीमेटली उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि इसने लव बर्ग को डिस्ट्रॉय किया, पहले ये उसे इन्फ्लुएंस करती है, अपने प्यार का थोड़ा बहुत झांसा देती है, एंड अल्टीमेटली उसे सुसाइड कमिट करने पे मजबूर कर देती है। एंड इवन दो ये खुद उसे अपनी पिस्टल्स पकड़ाती है ताकि वो सुसाइड कर ले, ठीक है। इवन तो वो इससे कहती है अगर तुम्हें ये सुसाइड करनी है ना, तो तुम अपने सामने चेस्ट पे जो है ना शूट करोगे और सुसाइड कमिट करोगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे ये इन्फ्लुएंस करती है, पहले किसी को फिर डिस्ट्रॉय करती है। थर्ड वन इज़ कि ये हालात की विक्टिम बन चुकी है, क्योंकि ये एक एलीट क्लास से बिलोंग करती थी अपनी शादी से पहले, लेकिन आफ्टर द मैरिज ये अपने हस्बैंड जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करता है उसके साथ फंस चुकी, और ये अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इसे लगता है कि जो मतलब जॉर्ज टेस्मैन, उसकी जो नेचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डल है एज वेल एज अनरोमांटिक है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली मैंने चीज़ बोली है ना कि ये अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, और क्यों नहीं है, ये इसकी बेसिक और मेन रीज़न है इसकी साइकी के पीछे। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट conclude all of the discussion whatever I have told you about this play, ठीक है। तो हैडा कंफ्यूज भी है, मेंटली डिस्टर्ब भी है। हेनरिक इब्सन ने जो है ना इंडिविजुअल और सोसाइटी के दरमियान के रिलेशनशिप को ना शो करवाया थ्रू द मेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द हैडा कैरेक्टर, ठीक है। और हर मोमेंट वो यही सोचती रहती है कि वो सुसाइड कमिट करेगी, लेकिन उसकी साइकी उसे अलोन नहीं करती टू लिव इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। और इसी वजह से वो लाइब्रेशन चाहती है, फ्रीडम चाहती है, लेकिन वो भी एस्केप नहीं हासिल कर सकती ड्यू टू हर एग्जैजरेटेड फियर ऑफ स्कैंडल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई जस्ट होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, you can ask through the comment section. I will definitely reply you. Also subscribe my channel, like as well as share this video with your friends so that they can also approach this lecture. Okay, Allah Hafiz, bye bye, दुआ में याद रखिएगा।